हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो आज ये दोनों ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर, तो it is referred to set of instruction or programs that enable a computer or other electronic device to perform specific task। तो सॉफ्टवेयर किसको बोल रहे हैं? एक टाइप से ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को एनेबल करते हैं टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जैसे हमने हार्डवेयर पढ़े थे, तो जो भी हार्डवेयर हम पढ़ रहे थे वहां पे इनपुट डिवाइस हो, आपका आउटपुट डिवाइस हो या मेमोरी हो, तो वो हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं करने वाले। मतलब कि अगर हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो हमें वहां पे सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी होगी। ठीक है, तो पूरा कंप्यूटर जो सिस्टम बनता है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर बनता है। अकेला हार्डवेयर कुछ नहीं करने वाला वहां पे, अगर उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होंगे तो। क्योंकि सॉफ्टवेयर एक टाइप से आपका इंटरफेस का काम करता है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। Next, it is a collection of data and code that instruct the hardware on how to operate and carry out various function। तो एक टाइप से ये कलेक्शन ऑफ डाटा होता है या कलेक्शन ऑफ कोड होता है जो कि इंस्ट्रक्ट करता है हार्डवेयर को कि कैसे काम करना है, कैसे उसको परफॉर्म करना है। तो एक टाइप से इंस्ट्रक्शन कौन देता है? कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट है, जितने भी कंपोनेंट्स है, उनको इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करता है? यहाँ पे सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो यूजर कौन है? जो हम यूज कर रहे हैं, हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, मतलब कि हम हार्डवेयर को एक्सेस करना चाह रहे हैं वहां पे। तो हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए इंटरफेस का काम करता है हमारा सॉफ्टवेयर। मतलब कि हार्डवेयर अकेला कुछ नहीं करने वाला, वहां पे सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी ही पड़ती है हमें। अब कुछ एग्जांपल आपके सॉफ्टवेयर के। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडो यूज करते हैं हम, विंडो 7 हो या विंडो 10 हो, विंडो 11 हो, तो ये आपके सारे क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप से इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि हम इजीली वहां पे लैपटॉप या कंप्यूटर को चला सकते हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे आइकन बनाकर हमें दे देता है वहां पे, तो इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। माई कंप्यूटर होता है, फोल्डर बने होते हैं, नाम मेंशन होता है, तो कहीं पे भी हम इजीली कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही इजी वे से बनाया गया है ताकि कोई भी उसको यूज कर सके। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग टूल, जैसे एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड आता है या एक्सेल, तो ये सब आपने नाम सुने होंगे। तो ये भी क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा हमारे जो वीडियो प्लेयर वाले सॉफ्टवेयर है जैसे वीएलसी प्लेयर, फोटो एडिटर में एडोब फोटोशॉप यूज होता है, या जीआईएमपी या लिब्रा ऑफिस ड्रो, तो ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर एक टाइप से क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम होते हैं जो कि बनाए जाते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, या कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं यहाँ पे। अब ये सॉफ्टवेयर कितने कैटेगरी में डिवाइड होते हैं? आपके दो कैटेगरी में। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलो इनको भी अब डिस्कस कर। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो नाम से ही समझ आ रहा है, जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको बोल रहे हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब कि कंप्लीट सिस्टम को ऑपरेट करेंगे ये, जिसका एग्जांपल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बनाया जाता है यहाँ पे। जैसे विंडोज होगी, तो जब तक उसमें विंडोज इंस्टॉल नहीं होगी आप कंप्यूटर को रन ही नहीं कर सकते ना। तो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। तो एक टाइप से ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है। कंप्लीट कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करना, कंट्रोल करना और अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना किसका काम होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एग्जाम्पल, रीडिंग डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस, ट्रांसमिटिंग प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइसेज, चेकिंग सिस्टम कंपोनेंट्स,
कन्वर्टिंग डाटा या इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो ये सारे काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है हमारा। A system software knows how to operate and use different hardware components of a computer system। तो जितने भी हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के, उनको कैसे ऑपरेट करना है वो कौन जानता है? यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर जानता है आपका। अब एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें? तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा सिस्टम यूटिलिटीज या डिवाइस ड्राइवर्स, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपके फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं या 4 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इनको। फर्स्ट है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है लैंग्वेज प्रोसेसर या प्रोग्रामिंग टूल्स, थर्ड है सिस्टम यूटिलिटीज, फोर्थ हमारा डिवाइस ड्राइवर्स। तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? चारों के चारों ही आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कंप्लीट सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज होते हैं। मेनली ये कंप्यूटर सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं ये। तो सबसे पहला है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि जो विंडो होती है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो विंडो क्या करता है? कंप्लीट कंप्यूटर को रन कराने के लिए यूज होता है। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन ए यूजर एंड हार्डवेयर। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। द प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज एंड सेकेंडरी गोल इज टू यूज कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। तो इसके 2 गोल होते हैं। पहला गोल क्या है? कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाना यूज करने के लिए। दूसरा गोल है कंप्यूटर हार्डवेयर को एफिशिएंट मैनर में यूज कैसे करें हम, ठीक है। तो वो भी किसका गोल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब एग्जाम्पल कौन से आपके, जैसा कि मैंने अभी बताया, जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपकी जितनी भी विंडो है, विंडो 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, इसके अलावा लिनक्स होगी या यूनिक्स होगी, ये भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्किंग में ज्यादातर यूज होती हैं, सिक्योरिटी के पर्पज के लिए हम ज्यादातर लिनक्स या यूनिक्स को प्रेफर करते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या एंड्रॉयड जो स्मार्टफोन में आता है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम के। और ये किस कैटेगरी में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है ये, इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है ये। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर या प्रोग्रामिंग टूल। अब लैंग्वेज प्रोसेसर या प्रोग्रामिंग टूल्स, तो ये भी किस कैटेगरी में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। तो चलो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुना है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे सी होती है हमारी, C++, जावा, और आपके जो सिलेबस में पाइथन है। तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है या 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है हमारी लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। तो चलो अब स्टडी करते हैं कि ये लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, ये कह सकते हो। मशीन लैंग्वेज का मतलब है 0 और 1 को समझता है ये, या फिर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी का मतलब है जिसमें या तो 0 होगा या 1 होगा। तो सिर्फ ये 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। ये हमारी इंग्लिश वाली लैंग्वेज को नहीं समझता, जिसमें हम इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट लिखते हैं, वो ये नहीं समझ सकता है, क्योंकि मशीन है। तो मशीन सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझती है। तो इसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज। तो इसका दूसरा नाम है मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। तो ये सारे नाम लो लेवल लैंग्वेज के ही है, जो कि 0 और 1 की फॉर्मेट में होती है। कंप्यूटर इसी को समझता है। और ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, मतलब कि हर मशीन के लिए अलग होगी ये, ठीक है। तो हर मशीन के लिए अलग होगी, हर मशीन के लिए अलग जनरेट होगी, अलग तरीके से बनाई जाएगी। तो इसीलिए मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। और मशीन लैंग्वेज यूज 1 और 0 टू राइट इंस्ट्रक्शन विच आर डायरेक्टली अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। जैसा कि अभी मैंने बताया, जो मशीन लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 से बनती है। तो कुछ भी इंस्ट्रक्शन जब हम देंगे कंप्यूटर को, तो वो 0 और 1 की फॉर्मेट में देंगे, तभी वो उसको अंडरस्टूड करेगा, मतलब कि उसको समझ में आएगी, और वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा उसको,
क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज है, वो उसकी मदर टंग है, ये कह सकते हो, तो वो तो उसको समझ आएगी ना। तो 1 और 0 की फॉर्मेट में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। बट राइटिंग ए कोड इन मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट एज वन हैज टू रिमेंबर ऑल द ऑपरेशन कोड एंड मशीन एड्रेस। अब हर एक कोड को मशीन लैंग्वेज में लिखना हमारे लिए डिफिकल्ट है ना, क्योंकि हमें ये समझ नहीं आ रही है। ये कंप्यूटर समझ सकता है लेकिन हम नहीं समझ सकते इस लैंग्वेज को, और इसको याद करना भी मुश्किल है। ठीक है, कि हर कोड को कैसे लिखेंगे हम, उसके लिए कौन से ऑपरेशन कोड यूज होंगे, मशीन का एड्रेस याद रखना, ठीक है, किस एड्रेस पे स्टोर है। तो इस तरह से ये हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क है। कंप्यूटर के लिए तो इजी है बट हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि 0 1 में सब कुछ इंस्ट्रक्शन 0 1 में देना है इसे, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए। और उसमें फाइंडिंग एरर, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कुछ भी एरर फाइंड आउट करना हो तो वो भी एक डिफिकल्ट टास्क है। तो इस तरह से ये होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। अब सेकंड आती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज हम नहीं समझ सकते, ये कह सकते हो टाइप से, ये मशीन समझती है, कंप्यूटर समझता है, लेकिन हमें नहीं समझ आती है। तो सेकंड आई हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, मतलब कि हर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मशीन के लिए ये नहीं है कि कोड चेंज हो जाएगा, हर मशीन के लिए सेम कोड रहने वाला है, सेम लैंग्वेज में आप कोड लिख सकते हो यहाँ पे। तो मशीन इंडिपेंडेंट है, कोई भी मशीन पे चलाओ सेम ही कोड आप रन कर सकते हो। बट लो लेवल लैंग्वेज में आपका मशीन चेंज तो कोड भी चेंज। और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में हम इंग्लिश लाइक सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं वैसे ही सेंटेंस यहाँ पे यूज होते हैं। तो वो हमारे लिए इजी हो गया यहाँ पे, क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज से वैसे ही पढ़ते आए हैं, तो वो उसमें कोड लिखना हमारे लिए इजी है। और ईच हाई लेवल लैंग्वेज फॉलो ए सेट ऑफ रूल्स। और जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है वहां पे कुछ रूल्स सेट होते हैं जो उस लैंग्वेज को फॉलो करने होते हैं। और सिमिलर टू नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज का मतलब जैसे हिंदी है, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी। However, these languages are not directly understood by the computer। अब बात आती है कि हाई लेवल लैंग्वेज हमारे लिए तो इजी है, हम तो इंग्लिश लाइक सेंटेंस है वो इजीली लिख लेंगे, बट ये अब कंप्यूटर नहीं समझेगा, कंप्यूटर को नहीं समझ आने वाली ये लैंग्वेज। तो कंप्यूटर सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 वाली, और हाई लेवल लैंग्वेज सिर्फ हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी आपको। ट्रांसलेटर आर नीडेड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक इंटरमीडिएट आएगा जो कि ट्रांसलेट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, जो हम इसको बोलेंगे इंग्लिश लाइक सेंटेंस में, और वो ट्रांसलेटर डी कोड कर देगा उसको लो लेवल लैंग्वेज में, या ट्रांसलेट करके मशीन को समझा देगा वो। तो इसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल कौन कौन से आपके, जितने भी लैंग्वेज हमने अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करी, सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन, ये सारी लैंग्वेज के आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि हम इंग्लिश लाइक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे। ये हम यहाँ पे 1 0 की फॉर्म में कोड नहीं लिखते, हम यहाँ पे इंग्लिश स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट यूज करेंगे जो कि है हाई लेवल लैंग्वेज, और इनके लिए हम एक ट्रांसलेटर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। अब वो क्या करता है, हमारे कोड को कन्वर्ट करके लो लेवल लैंग्वेज में मशीन को इनपुट देता है वहां पे, और मशीन उस लैंग्वेज को इजीली समझ लेती है। अब मशीन या कंप्यूटर आपका जो भी आउटपुट देगा वो भी लो लेवल लैंग्वेज में देता है, बट हमारे पास वापस से हाई लेवल लैंग्वेज में ही आता है जिसको हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से ट्रांसलेशन यहाँ पे परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो अब ये ट्रांसलेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं कंप्यूटर में, तो यहां पे 3 टाइप के ट्रांसलेटर यूज होते हैं आपके। फर्स्ट है असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा है इंटरप्रेटर। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, जो भी मशीन लैंग्वेज में हम लिखते हैं, ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज में लिखें या हाई लेवल लैंग्वेज में, तो हाई लेवल लैंग्वेज हमें समझ आती है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। तो ये सारे काम कौन करता है यहाँ पे, ट्रांसलेटर्स परफॉर्म करेंगे। अब जो भी कोड हम लिख रहे हैं वहां पे, ठीक है, जो भी हमने इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट लिखी तो उसको बोला जाता है सोर्स कोड, उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड।
अब उसको ट्रांसलेट करने के बाद में हमें एक कोड फिर से मिलेगा, मतलब कि मशीन कोड होता है, जो मशीन कोड मशीन लैंग्वेज में मिलेगा, मशीन कोड। तो इस कोड को बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड। इस कोड को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट हो गया। अब ये मतलब कि कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कन्वर्ट कौन कर रहा है? ट्रांसलेटर। कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर परफॉर्म करेगा ये। अब ये सोर्स कोड हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे, और हाई लेवल लैंग्वेज किस में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे? मशीन लैंग्वेज में, या बाइनरी लैंग्वेज में, या लो लेवल लैंग्वेज में। और इसके अलावा आपकी जो लो लेवल लैंग्वेज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। इसके अलावा एक लैंग्वेज और भी होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में ही देते हैं, बट वहां पे कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे ऐड करना हो तो ऐड कीवर्ड यूज करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना हो तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं कीवर्ड यूज, मल्टीप्लाई करना हो तो इस तरह से MUL, डिवाइड करना हो तो DIY, तो जिसमें हम सिंबल यूज करते हो, तो वो होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज भी हमें क्या होता है, इसमें भी सेम चीज है कि हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि ये लैंग्वेज हमें समझ आ रही है। इसमें भी इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट ही लिखी गई है, बट कुछ कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं, कुछ सिंबल्स है जो यूज करते हैं, बट ये हमारे समझ आती है, बट कंप्यूटर को फिर से समझ नहीं आएगी। तो इस असेंबली लैंग्वेज को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि ये जो तीन ट्रांसलेटर है इनका यूज क्या है। तो सबसे पहले असेंबलर, फिर है कंपाइलर, फिर है आपका इंटरप्रेटर। तीनों काम एक ही कर रहे हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन सब में। फर्स्ट है हमारा असेंबलर। तो द ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट द कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज असेंबलर। तो असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे एक लैंग्वेज और होती है असेंबली लैंग्वेज, जो कि कीवर्ड यूज करती है, इस तरह से सिंबल यूज होते हैं जिसमें ऐड सब्ट्रैक्ट, बट ये लैंग्वेज हमें समझ आ रही है, मशीन को नहीं आ रही। तो इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? यहाँ पे असेंबलर। दूसरा हमारा कंपाइलर, जो सबसे ज्यादा यूज होता है मोस्टली। वी ऑल्सो नीड ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट कोड रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज। तो अगर हाई लेवल लैंग्वेज में कोई कोड लिखा गया है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें मशीन कोड में या लो लेवल लैंग्वेज में। तो ये काम कौन करता है? कंपाइलर। तो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है यहाँ पे। तो कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। अब थर्ड आता है हमारा इंटरप्रेटर। An interpreter translates one line at a time instead of the whole program at one. तो यहाँ पे इंटरप्रेटर भी वही काम कर रहा है जो कंपाइलर करता है, मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है ये लो लेवल लैंग्वेज में। बट कंपाइलर क्या करता है? कंप्लीट कोड को एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे। कंप्लीट कोड का मतलब अगर उसमें 50 लाइनें हैं तो 50 की 50 लाइनें एक साथ एग्जीक्यूट करता है, एक साथ ट्रांसलेट करता है वो। और इंटरप्रेटर वहां पे क्या करेगा? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा, ये लाइन बाय लाइन, मतलब कि फर्स्ट लाइन उठाएगा उसको ट्रांसलेट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में, अब सेकंड लाइन उठाएगा उसको ट्रांसलेट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में। तो इस तरह से लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है हमारा इंटरप्रेटर। बट काम दोनों सेम कर रहे हैं, कंपाइलर हो चाहे वो इंटरप्रेटर हो, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर होल कोड को एट ए टाइम कंप्लीट आपका ट्रांसलेट कर देगा, और इंटरप्रेटर क्या करता है? वहां पे लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। यहाँ पे अगर कोई एरर नहीं होगा तो कंप्लीट सारी की सारी लाइनें आपकी ट्रांसलेट हो जाएगी। अगर किसी लाइन में एरर मिल गया तो वहां पे ये स्टॉप कर देगा एग्जीक्यूशन, तो आपको उस एरर को रिमूव करना होगा, उसके बाद वो ट्रांसलेट करेगा। और कंपाइलर क्या करेगा? पूरे कोड में कहीं पे भी अगर एरर है तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और आपको वो एरर रिमूव करना होगा, रेक्टिफाई करना होगा, उसी के बाद वो ट्रांसलेट करेगा। तो इस तरह से ये तीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, हमारे प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। और ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आते हैं।
नेक्स्ट है सिस्टम यूटिलिटीज, तो ये भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं, उसी की कैटेगरी है। तो यूटिलिटीज आर द सॉफ्टवेयर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनको हम बोल रहे हैं यहाँ पे सिस्टम यूटिलिटीज। तो यूटिलिटीज आर द those application programs that assist the computer by performing housekeeping functions like बैकिंग अप डाटा या स्कैनिंग या क्लीनिंग वायरस। तो एक टाइप से कंप्यूटर को मेंटेन करने का जो काम है वो कौन करता है यहाँ पे, यूटिलिटीज हमारी। अब कौन कौन सी यूटिलिटीज यूज होती है, फर्स्ट है एंटीवायरस, टू स्कैन द कंप्यूटर फॉर वायरस। तो एंटीवायरस का यूज करते हैं, तो एंटीवायरस आपका एक यूटिलिटी में कंसिडर होता है। यहाँ पे डाटा कंप्रेशन, तो फाइल को कंप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे डाटा कंप्रेशन यूटिलिटीज, जैसे कि विनार या फिर आपकी जिप फाइल्स, तो जिप कंप्रेसर यूज होता है वहां पे। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफिक, तो कोई भी फाइल को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए, मतलब कोड और डिकोडिंग के लिए क्रिप्टोग्राफिक यूटिलिटीज यूज होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है डिस्क कंप्रेशन, यूटिलिटी हमारी यूज होती है टू कंप्रेस द कंटेंट ऑफ ए डिस्क फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ ए डिस्क। नेक्स्ट है डिस्क पार्टीशनिंग, तो एक सिंगल ड्राइव को हम मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव में डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग डिस्क पार्टीशनिंग। तो इसमें क्या है, जैसे हमारी ड्राइव बनती है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो ये सारी की सारी डिस्क पार्टीशनिंग से क्रिएट होती है वहां पे। नेक्स्ट है डिस्क क्लीनर, तो जो फाइल्स लॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं हुई है तो उन फाइल्स को डिलीट करने में हेल्प कौन करता है यहाँ पे, डिस्क क्लीनर, ताकि आपका हार्ड डिस्क में जो स्पेस होता है उसको हम यूटिलाइज कर सके किसी अदर पर्पज के लिए। नेक्स्ट है बैकअप यूटिलिटी, तो किसी भी डाटा का बैकअप क्रिएट करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए बैकअप यूटिलिटी यूज होती है ताकि हम उस कंटेंट को रिस्टोर कर सके किसी भी फेलियर के टाइम पे। तो रिस्टोरेशन करने के लिए यहाँ पे बैकअप यूटिलिटी का यूज होता है। तो ये सारी की सारी किस कैटेगरी में आती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर्स, तो ये हमारी लास्ट कैटेगरी है किसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो डिवाइस ड्राइवर भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही कंसिडर होते हैं। अब डिवाइस ड्राइवर मतलब कि पर्टिकुलर डिवाइस को चलाने के लिए ड्राइवर्स इंस्टॉल करना कंप्यूटर में, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप प्रिंटर लेके आते हो मार्केट से, तो प्रिंटर को चलाने के लिए कंप्यूटर में जब डायरेक्ट उसमें केबल कनेक्ट कर दोगे, कंप्यूटर से अगर आपने केबल कनेक्ट करी है तो कनेक्ट करते ही तो वो चलेगा नहीं ना। तो प्रिंटर को चलाने के लिए यहाँ पे हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे कंप्यूटर में। तो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर अब बताएगा कंप्यूटर को कि ये प्रिंटर है और ये प्रिंटर कैसे काम करेगा। तो इन सॉफ्टवेयर को ही हम बोल रहे हैं यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर्स। जैसे कोई भी ऑडियो डिवाइस लेके आए तो ऑडियो डिवाइस के लिए ऑडियो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वहां पे, ठीक है। तो वो डिवाइस ड्राइवर उसको बताते हैं पर्टिकुलर कंप्यूटर को कि ये आपकी डिवाइस है और इसको कैसे ऑपरेट करना है। स्कैनर लेके आए तो स्कैनर के लिए अलग डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होता है, मतलब अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। कोई कैमरा लेके आए, कैमरा अगर कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाह रहे हो तो वहां पे उसका अलग सॉफ्टवेयर होगा। मॉडेम लेके आए तो उसका सॉफ्टवेयर होगा। तो एक टाइप से सॉफ्टवेयर आते हैं आपके जो कि पर्टिकुलर डिवाइस को रन कराने में हेल्प करते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि इस डिवाइस को कैसे यूज करना है, कैसे ऑपरेट करना है। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। हर डिवाइस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम ऐप के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे स्मार्टफोन में इंस्टॉल होती है। तो वो सारी की सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही कंसिडर होती है। तो इट इज ए कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनलिटीज फॉर एंड यूजर्स। तो कोई भी पर्टिकुलर टास्क जब हमें परफॉर्म करवाना हो कंप्यूटर से, तो उसके लिए डिजाइन की जाती है आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैसे, जैसे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आपको टाइप करके प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एमएस ऑफिस का।
तो MS ऑफिस में जैसे MS वर्ड होता है तो उसमें हम टाइप कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। जैसे इंटरनेट चलाना हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वेब ब्राउजर का यूज करते हैं, गूगल क्रोम हो गया या हमारा मोजुला फायरफॉक्स। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। कोई वीडियो चलानी हो, ऑडियो चलाना हो तो उसके लिए हम वीडियो या ऑडियो प्लेयर यूज करते हैं, VLC प्लेयर। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। कोई इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर जितने भी आते हैं आपके, ब्यूटी वाले जो सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, जैसे पिकासा हो गया, तो ये हमारे किसके सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। या अडोब फोटोशॉप हो गया, ये भी किस में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो और बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो आजकल मार्केट में चलते हैं वो सारे के सारे किस में कंसिडर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो इनका टास्क क्या है, कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, और ये कोई भी यूज कर सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। अब फर्दर ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जनरल पर्पस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो जनरल पब्लिक के लिए क्रिएट होते हैं या जनरल पब्लिक के लिए जो बनाए जाते हैं, तो उनको बोला जाता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल बताया, MS ऑफिस, ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, कोई भी यूज कर सकता है। और हमारा जैसे पिकासा हो गया या अडोब फोटोशॉप हो गया, VLC प्लेयर हो गया, तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, या वेब ब्राउजर्स हो गए हमारे। तो ये सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की, जो कि जेनरिक पर्पज के लिए बनाए जाते हैं या जनरल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, उनको बोला जाता है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, और इनको कोई भी यूज कर सकता है। अब सेकंड आते हैं कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कुछ कंपनीज या कुछ यूजर ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर अपनी कंपनी के लिए इंडिविजुअल कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवाते हैं वो, तो उनको बोला जाता है कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे अगर हम किसी स्कूल की बात करें तो स्कूल का एक सॉफ्टवेयर अलग से बनाया जा सकता है, तो वो उस स्कूल के ही एम्प्लॉय या उस स्कूल का ही स्टाफ उसको एक्सेस कर सकता है। मतलब कि जिन जिन को वो एक्सेस मिलेगा वहां पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है। तो जिस जिसके पास लॉगिन और पासवर्ड होगा सिर्फ वही उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है। ऐसे ही कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, या होटल के लिए होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, तो पर्टिकुलर उसी होटल के स्टाफ या मेंबर्स ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होते हैं कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे बिजनेस वाले पर्सन है जो अपने लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। तो ये वाली कैटेगरी आती है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में। तो इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।